नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज सॉलिड स्टेट। यानी आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो सॉलिड स्टेट के बारे में होने वाला है। आज हम लोग कंप्लीट सॉलिड स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट को हमने टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यानी हम लोग टोटल 8 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 टॉपिक्स, ये जो 8 टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, अगर हम लोग 8 टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है सॉलिड पे अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। फिर हमको पढ़ना होगा क्रिस्टल लैटिस के बारे में, या क्रिस्टल लैटिस के बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमको यूनिट सेल के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम लोग को क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और एट लास्ट हम लोग क्रिस्टल इम्परफेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से भी पहले, ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से भी पहले हमको समझना होगा कि सॉलिड आया कहां से। ठीक है, सॉलिड हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो पूरा ब्रह्मांड हमारा है, ठीक है, ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स जो है, ठीक है, पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है हमारा मैटर और दूसरा पार्ट होता है एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, हमारा टारगेट है आज की भाई हम लोग केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट कवर करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि भाई ये सॉलिड स्टेट वाली बात कहां से आई। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पूरा जो ब्रह्मांड हमारा है उसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक होता है मैटर और एक होता है क्या चीज, आपका एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट टेक्स प्लस स्पेस। या आप ऐसे बोलो कि जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, केवल मैटर के बारे में। अच्छा, मैटर क्या होता है, हमने समझ लिया कि भाई जिसके पास मास होगा और जिसके पास क्या हो करेगा, जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैटर। मैटर को, ठीक है, ये जो मैटर है आपका, इसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, मैटर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर को हम लोग जो है 2 पार्ट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैटर, और मैटर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है, सॉलिड, फिर क्या आता है आपका लिक्विड, ठीक है, फिर क्या आता है आपका गैस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या आता है, सॉलिड, फिर क्या आता है, लिक्विड, फिर क्या आता है, गैस। ठीक है, यानी इसके अलावा, यानी 3 तो हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस तो हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज, सॉलिड, ये क्या हो गया आपका लिक्विड, ये क्या हो गया आपका गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज, गैस। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट ऑफ मैटर, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़े होंगे, आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे प्लाज्मा के बारे में आपने जाना होगा। ठीक है, फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग बीईसी के नाम से जानते हैं, बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद होता है फर्मियंस डाई कंडेंसेट, इसको हम लोग एफडीसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है क्वार्क कंडेंसेट, यानी जिसको हम लोग क्यूसी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद होता है थाउट वेव यानी टीडब्ल्यू। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यानी कोई भी मैटर होता है। ठीक है, कोई भी मैटर होता है, और मैटर को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि भाई आपका क्या है, बीईसी है, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। फिर आपका क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, आपका भाई ये हो गया फर्मियंस डाई कंडेंसेट हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है आज की क्लास में केवल क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केवल सॉलिड। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई केमिकली हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, मैटर को हम लोग केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बता रखा है, लेकिन फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि भाई केमिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो केमिकली हम लोग मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्योर, दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। ठीक है, एक होता है प्योर, दूसरा क्या चीज होता है, इम्प्योर। प्योर आपको पता होगा कि भाई जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं प्योर, और जो एक से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है, फिर प्योर में क्या क्या आ जाता है, आपका एलिमेंट आ जाता है, और क्या आ जाता है, आपका कंपाउंड आ जाता है ना। एलिमेंट और क्या आ जाता है, आपका कंपाउंड आ जाता है। इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, आपने नॉलेज होगा। ठीक है, खैर हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमारा टारगेट है कि हमको सॉलिड स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, और ओवरऑल हम लोगों को क्या स्टडी करना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमने आपको 11th क्लास में लिक्विड और गैस के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा पूरा डेडिकेटेड होने वाला है किस पर, सॉलिड पर। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो कैसे, किसी चीज को हम लोग सॉलिड बोलेंगे, कैसे किसी चीज को हम लोग लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, समझिएगा ध्यान से, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, फिर से यहां पे समझिएगा ध्यान से, द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी यहां पे जो हमने आपको डिफरेंट स्टेट्स बताए, जैसे हमने आपको सॉलिड बताया, हमने आपको लिक्विड बताया, ठीक है, और हमने आपको गैस बताया। अच्छा, इसके अलावा भी हमने ये सब आपको बताया। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में हमको अभी डिस्कस नहीं करना है, हमारा टारगेट है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो हम लोग इन पर फोकस करेंगे। तो ये जो भी है आपके सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ या गैस हुआ, इनके जो मतलब जो मैटर का जो डिफरेंट स्टेट है ये क्यों आता है, तो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इनका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। सारी बात समझ में, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो अरेंजमेंट के चलते किसी को बोलते हैं सॉलिड है, किसी को बोलते हैं लिक्विड है, किसी को क्या बोलते हैं, गैस है। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि भाई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्या चीज, फैक्टर, सॉरी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और हमको पता है कोई भी चीज होता है, कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी क्या होता है, मैटर होता है। तो मैटर जो होता है आपका, ठीक है, और वो किसी से बना होता है, वो आपका पार्टिकल से बना होता है ना। मैटर जो होता है वो किसी से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। कोई भी हो, कुछ भी मैटर होता है, और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, और पार्टिकल की दो प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टी, ठीक है, एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, एक होता है कौन सा फोर्स, आपका इंटरमॉलिक्यूलर क्या चीज, फोर्स। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या इसको आप थर्मल एनर्जी बोलो। इंटरनल एनर्जी से अच्छा यहां पे हम लोग उसको क्या बोल देंगे, थर्मल एनर्जी। ठीक है, देखिए फिर से आपको हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी हमने आपको बताया, ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई डिफरेंट स्टेट ऑफ जो मैटर है वो क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट क्यों होता है। इस पे भी प्रश्न उठ सकता है कि भाई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के चलते डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सही बात है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे भी एक ही कारण है, दैट इज क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या चीज, फोर्स और थर्मल एनर्जी, लेकिन किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पीछे ये दो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा व्हाट, थर्मल एनर्जी। ये दोनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो आप ध्यान से। ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी देखो आप यहां से, तो ये हमने यहाँ पे तीन तीन यहाँ पे हमने वेसल्स बना रखे हैं। ठीक है, अभी देखो आप तीनों वेसल्स पे फोकस करो आप। ये है आपका क्या चीज, सॉलिड है। तो इसमें देख रहे हो कि जो भी पार्टिकल्स हैं आपके, ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी क्या है, स्ट्रांग है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, काफी स्ट्रांग है। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग ही होगा। ठीक है, ये भी चांस है कि भाई सॉलिड है लेकिन उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो थोड़ा वीक है। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका स्ट्रांग है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका वीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एमॉर्फस
सॉलिड। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है और क्या चीज है, गैस है। तो सिंपल समझो आप कि भाई सॉलिड में जो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी अधिक होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी क्या होता है, अधिक होता है। इसमें थोड़ा सा क्या है, कम है, इसके कंपैरिजन में इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी जो फोर्स होता है आपका, और ये जो थर्मल एनर्जी होता है ना, ये दो फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, ये जो दो फैक्टर्स होते हैं, ये दो फैक्टर क्या करते हैं, एराइज करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कैचिंग मैटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर क्यों होते हैं। तो सिंपल से इसका रीजन है ड्यू टू डिफरेंट, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्यों होता है, तो ये भी हमने आपको बता दिया, दो कारण है इसके। एक तो भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरा क्या चीज, थर्मल एनर्जी, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि भाई मैटर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और उम्मीद है आपको यहां तक जो जो हमने आपको डिस्कस किया वो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, टॉपिक यानी क्या, हमारा फोकस किस पर है, सॉलिड स्टेट पर है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में हमने इतने सारे टॉपिक्स आज क्या करने हैं, कवर करने हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझना होगा, है कि नहीं। सबसे पहले हमको टाइप्स ऑफ सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड हमने समझ लिया कि भाई सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड हम लोग बोल सकते हैं ना सिंपल तरीके से कि भाई सॉलिड यानी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी अधिक होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं, है कि नहीं। जहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एकदम टाइटली पैक्ड है। टाइटली क्या है, पैक्ड है। और जब टाइटली पैक्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो क्या है, काफी हाई है। ठीक है, आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो एकदम नेग्लिबल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स हाई होता है, एकदम जुड़े होते हैं। तो जब जुड़े होते हैं तो स्पेस की दो बात ही खत्म हो जा रही है, स्पेस कहां से आएगा। ठीक है, तो बस ये दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई खासियत क्या क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, किसका, सॉलिड का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उस पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हमने एक बात ध्यान रखिएगा, हमने केवल सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही यूजुअली पढ़ना होता है, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने आपको बता रखा है कि भाई पहला कि डिफरेंट शेप आएगा, डिफरेंट शेप, कोई भी सॉलिड होगा तो उसका डिफरेंट शेप होगा। तो डिफरेंट शेप क्यों होगा, एक ही कारण है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है इस जो, और उसके चलते जो आपका जो स्पेस है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ना के बराबर है। ठीक है, उसके चलते क्या होता है, डिफरेंट शेप एराइज होता है ना। उसके चलते क्या होता है, डिफरेंट शेप एराइज होता है, डिफरेंट वॉल्यूम आपका आ जाता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी आप उसको दबा नहीं सकते। दबाओगे कब, जब उसमें स्पेस होगा। और जब पूरा टाइटली पैक्ड है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है, तब उसको कैसे दबा पाओगे, है कि नहीं, रिजिड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे मेन पॉइंट कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया डायग्राम में कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसको देखो आप, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये आपके आयन भी हो सकते हैं। देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज से वो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखने से भी लग रहा होगा, डायग्राम देखने से भी लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हेल्ड टुगेदर यानी जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, जबकि आप लिक्विड का देखो, लिक्विड का अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। ठीक है, अगर आप गैस का देखोगे, गैस वाला अगर आप देखोगे ध्यान से, तो गैस में काफी स्पेस है, काफी क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सॉलिड, ठीक है, सॉलिड क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी मटेरियल जिसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, यानी हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, हाई क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो वैसा कोई भी मटेरियल जिनके पास ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनके पास ये सब प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड।
ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों होता है? तो हमने आपको बता रखा है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग 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 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। और थर्मल एनर्जी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी क्या होता है? तो हमने आपको बता रखा है कि भाई थर्मल एनर्जी यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल जो होते हैं ना, ये जो मान लो यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो यहाँ पे आप, ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या मिलता है? टेम्परेचर मिलता है। मान लो कि रखे हुए हैं कहीं भी, तो इनको रूम टेम्परेचर यानी इनको टेम्परेचर मिला। तो टेम्परेचर से ये जो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, टेम्परेचर के चलते ये जो पार्टिकल्स हो गए, ये क्या हो गए? एनर्जी गेन कर लिया इन्होंने। और जब एनर्जी इन्होंने गेन कर लिया, ठीक है, जब इन्होंने एनर्जी क्या कर लिया? गेन कर लिया, ठीक है, तो ये क्या करना चाहेंगे? ये एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, है कि नहीं? तो इनकी टेंडेंसी है कि भाई एक दूसरे से अलग हो, लेकिन क्योंकि फोर्स इतना स्ट्रांग है, जो फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है वो इतना ज्यादा है, वो इतना स्ट्रांग है कि भाई ये अलग नहीं हो पाते। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक ही रीजन है, कुछ भी कहो, कुछ भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो, तो उसके पीछे एक रीजन है कि भाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर क्या चीज? फोर्स। ऑल ओके। और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रख लेना है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट वॉल्यूम, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, रिजिड होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी होता है, ठीक है, बस। ठीक है, इतने सारे आपको प्रॉपर्टी याद रख लेने हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि भाई इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव तो नहीं कर पाते हैं, एनर्जी मिल रहा है उनको, यानी उनको थर्मल एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर के चलते, यानी जब उनको टेम्परेचर मिल रहा है तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, लेकिन उनका टेंडेंसी है कि भाई वो एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन फोर्स इतना अधिक है कि वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अलग नहीं हो पा रहे, तो भाई क्या कर रहे हैं फिर वो? तो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने ही पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात आपको लिखना होगा कि ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी वो अपने ही पोजीशन पर क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमको लग रहा है कि हमने आपको सॉलिड को अच्छे तरीके से समझा दिया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या भाई, कि भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए, यानी फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है क्लास का। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, अब बात आती है कि भाई सॉलिड का को क्यों क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई सॉलिड को क्यों क्लासिफाई किया गया, तो ऑब्वियस है कि जो सॉलिड है, जो डिफरेंट सॉलिड है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, तभी ना क्लासिफाई किया गया, है कि नहीं? अब बात आती है कि भाई ये क्यों अलग होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग होगा, तो ऑब्वियस है कि उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, ठीक है, उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, यानी जो उनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी, ये दोनों सॉलिड है, दोनों क्या है? सॉलिड है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो हो सकता है कि डिफरेंट हो, है कि नहीं? हो सकता है कि इनका जो बिंडिंग एनर्जी हो, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी नॉट बिंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, यानी जो उसको जोड़ के रख रहा है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ के रख रहा है, वो हो सकता है कि अलग अलग हो, है कि नहीं? तो इस बेसिस पर याद रखिएगा क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड को, लेकिन प्रश्न आता है कि किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो आपको बताना है कि भाई जो जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है एटॉमिक अरेंजमेंट पर। ठीक है, एटॉमिक अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या होता है? बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड को हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और ये रीजन कहां से आया? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे ये रीजन है कि भाई डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अच्छा दो तरह के होते हैं सॉलिड, कौन कौन सा? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। फिर से कौन कौन सा? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी रियल सॉलिड, जो ओरिजिनल सॉलिड होता है ना, जो ओरिजिनल एकदम सॉलिड है, उसको बोलते हैं क्या चीज? रियल सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो फेक होता है, ठीक है, जो दिखने में लगता है कि भाई वो तो सॉलिड है लेकिन वो फेक है, ठीक है, मतलब वो दिखा रहा है, ठीक है, कि भाई वो सही है लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड और आपका एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आ गया, यानी समझ आपको, रियल सॉलिड, ठीक है, ओरिजिनल सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड यानी सूडो सॉलिड या फेक सॉलिड, इसको सुपर, याद रखिएगा, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? एमॉर्फस सॉलिड को। ऑल ओके, यहां तक एकदम क्लियर हो गया हर एक चीज। ठीक है, चलिए अब हमको देखना होगा कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिर हमको देखना होगा कि एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।
ठीक है, अब हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने आपको सबसे पहले समझाया। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या समझा, आपको क्या क्या समझाया अभी तक हमने आपको। सबसे पहले हमने क्या समझाया आपको कि भाई हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सॉलिड स्टेट। फिर हमने आपको बताया कि भाई सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉट सॉलिड स्टेट को हम लोग सबसे पहले हमने आपको मैटर बताया कि भाई मैटर क्या होता है। फिर हमने मैटर को क्लासिफाई किया। ठीक है, और मैटर को हमने कैसे क्लासिफाई किया कि बताया कि भाई दो तरीके से, यानी फिजिकल और केमिकल हमने क्लासिफाई करके बताया। फिर हमने आपको बताया कि भाई फिजिकल हमको स्टडी करना है। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया कि भाई डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं तो उनके पीछे क्या कारण है। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, आपको बताया कि भाई क्यों किसी चीज को सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या डिस्कस किया, सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, सॉलिड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम लोग अभी क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड। और हमने आपको ये भी बताया कि भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड के पीछे क्या कारण है। तो सिंपल सा कारण है एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होना, बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होना। इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होना। सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होना। ठीक है, इसका एक आप लाइन में इसको आप बोल सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ड्यू टू, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन हमने आपको बता दिया कि भाई जो रियल सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप समझिएगा, जितने भी आपके सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, यानी आप ये लिखते हैं ऑल सॉलिड एलिमेंट्स, ऑल सॉलिड क्या चीज, एलिमेंट्स। ठीक है, समझ लो कि वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, एमॉर्फस यानी जो आपका दिखने में लगे सॉलिड की तरह लेकिन वो होता नहीं, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे रबर हो गया, ग्लास हो गया आपका, रबर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, पॉलीमर हो गया आपका, या प्लास्टिक बोलो आप, प्लास्टिक हो गया आपका, है ना, आपका ये क्या बोलते हैं ये कुशन हो गया। तो ये सब जो हो गया आपको लग रहा है कि भाई देखने में कि भाई सॉलिड की तरह है, लेकिन वास्तविक तौर पे ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे एग्जाम्पल जो है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, आपका ग्लास। ठीक है, ग्लास। तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल अवश्य याद रखना है, जरूर आपको याद रख लेना है। वो क्या है भाई, कि जो आपका क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज, QUARTZ, ये जो क्वार्ट्ज होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद रखिएगा, क्वार्ट्ज जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ना, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ये एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्वार्ट्ज जो होता है क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो क्या होता है, आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब वापस आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पर कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा डिस्कस करें, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये तो हमने आपको बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी भाई रियल सॉलिड। जो ओरिजिनल सॉलिड होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए, अभी आप देखो, पहला पॉइंट पढ़ो आप खुद से कि भाई क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट है कि द बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर मैनर थ्रू आउट द इंटायर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप को, ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपको इस प्रकार से अरेंज करते हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन पाए। फिर से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है, फिर से सॉरी, नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो जो है अपने आप को एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क प्रोवाइड कर पाए, अपने आप को 3D बना पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल ओके ना। अच्छा, सेकंड, ये जो होते हैं आपके, ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये लैटिस फॉर्म पे, यानी क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करना चाहते हैं कि वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट कर पाए, प्रोवाइड, मतलब अपने आप को 3D बना पाए। सेकंड, ये जो है आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये आपके लैटिस फॉर्म पे, यानी क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो होता है एक डिफिनिट, इनका जो होता है एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। याद रखिएगा, इनका एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, अच्छा, इनका जो फेस होता है वो काफी फ्लैट होता है और इनका जो एज होता है वो काफी शार्प होता है। ठीक है, अच्छा, इनकम्प्रेसिबल,
ठीक है, इनके ये जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनका डिफिनिट शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? देखिए, सारा चीजों के पीछे क्या कारण है? एक ही कारण है कि भाई उनका जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो एक 3D नेटवर्क बना पाए। ठीक है, एकदम सॉलिड 3D नेटवर्क बना पाए। ठीक है, और जब थ्री डायमेंशनल सॉलिड एकदम नेटवर्क बन गया, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई वो क्या होगा, एकदम उसका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स हो जाएगा, फ्लैट फेस होगा। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो जाएगा, वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। तो सबके पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है भाई? तो सबके पीछे एक ही कारण है कि अरेंजमेंट, कि भाई पार्टिकल्स जो है वो अपने आप को, जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल जो है वो अपने आप को किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने प्रॉपर्टी हमने समझ लिया। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हमने आपको बताया कि इनको हम लोग रियल सॉलिड भी बोलते हैं। किनको? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, रियल सॉलिड मतलब प्योर सॉलिड आप बोल सकते हो। ठीक है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका डिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट हिट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, इनका जो होता है डिफिनिट हिट, ये HEAT है, हिट आपका। ठीक है, डिफिनिट हिट ऑफ क्या होता है? फ्यूजन होता है। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इनको अगर आप काटोगे, ठीक है, तो इनको जब काटोगे तो आपको एक क्लीन क्लेवेज मिलेगा। ठीक है, क्लीन क्लेवेज मिलेगा, क्लेवेज। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगो अ क्लीन क्लेवेज। ठीक है, और आपको ये सब याद रखना है कि भाई इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, विथ फ्लैट फेस एंड शार्प एज। ठीक है, और ये लैटिस फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। इनको हम लोग रियल सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इनका डिफिनिट हिट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और इनका जो डायमेंशनल होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। एंड आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, इनका जो ऑर्डर होता है, मतलब अपने आप को ये इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, ये अपने आप से इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है? ऑर्डर जो है इनका लॉन्ग रेंज हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का आइडिया लग गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं पहला पॉइंट, कि भाई ये जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि भाई एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट कर पाए। क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, रियल सॉलिड होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ना। और एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि भाई ये होमोजेनस होते हैं। ठीक है, होमोजेनस होते हैं, ये याद रखें। एक पॉइंट और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो होते हैं आपके होमोजेनस सॉलिड होते हैं। फिर से कौन से सॉलिड्स होते हैं? तो ये होमोजेनस सॉलिड होते हैं। इनका ऑर्डर कैसा होता है? तो इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हमने आपको बता दिया कि भाई इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपका, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक, फिर से एनिसोट्रॉपिक इन क्या होते हैं? नेचर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत सारी कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी भाई? तो जैसे आपका मान लो कि रेजिस्टिविटी हो गया, है ना, मान लो कि रेजिस्टेंस ही लिख देते हैं यहाँ पे। मान लो कि रेजिस्टेंस हो गया आपका, मान लो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे कुछ ही का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टीज है, ये डिफरेंट, ठीक है, ये जो है आपके, ये क्या करते हैं? डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं। याद रखिएगा, ये जो होते हैं क्या करते हैं? शोज डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, सोच डिफरेंट वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में ये अलग अलग वैल्यू क्या करते हैं? शो करते हैं। सोच डिफरेंट वैल्यू अलोंग डिफरेंट व्हाट डायरेक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं।
फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है भैया, तो आपको बताना है कि ये जो होते हैं यानी इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। फिर से डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आ जाती है कि भैया क्यों ऐसा होता है। ठीक है, एक बात और आ जाती है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये डिफरेंट मतलब क्यों एनिसोट्रॉपिक होता है। मान लो कि ये भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ कि ठीक है आपने बता दिया कि भाई एनिसोट्रॉपिक होता है, लेकिन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आपको बताना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो होता है डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं इनके जो कंज्यूम पार्टिकल्स होते हैं वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज देयर कंज्यूम्ड पार्टिकल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आगे बात समझ में, दैट इज वाई जो होते हैं ये क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब आइडिया लग गया होगा कि भाई एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। फिर से एक बार को जो आपके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो अब हमको लग रहा है कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यानी एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये फेक सॉलिड होता है, दिखने में लग रहा है सॉलिड की तरह लेकिन होता नहीं है, इसको हम लोग सूडो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ओमॉर्फी, एमॉर्फस जो है आपका ओमॉर्फी वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, तो एकदम नाम से क्लियर हो गया कि भाई इसका कोई भी डिफरेंट शेप नहीं है। ठीक है, शेपलेस होता है, या इसको आप बोलो कि भाई इसका अगर शेप होता भी है मान लो तो वो इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई भी एक डिफरेंट शेप नहीं होता है कि नहीं, इसका जो होता है आपका कोई भी डिफरेंट शेप ये इसका नहीं होता है। और हमने आपको बताया था कि भाई इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, है ना। तो आप बता सकते हो कि भाई इसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड की जो टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो करना चाहता है। ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो, ये जो है आपका फ्लो करना चाहता है, दैट इज वाई इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। जैसे ग्लास आपने देखा होगा, आपने बस की खिड़कियों, बस जो होते हैं ना आपके, बस की खिड़कियों को आपने देखा होगा वो नीचे से पिघल जाते हैं। ठीक है, नीचे से क्या हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेक सॉलिड, सूडो सॉलिड। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करना, इनका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इनका मतलब इरेगुलर अगर होता भी है तो इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। देखिए आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बताया कि भाई डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आइसो है, तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और ट्रॉपिक, तो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, रीजन होता है ना। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, रीजन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, यानी आपका डिफरेंट डायरेक्शन में क्या चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। याद रखिएगा, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि इनका जो है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा। डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी किसका, आपका एमॉर्फस सॉलिड का। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि भाई इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपना अरेंजमेंट चेंज नहीं करते, जैसे है वैसे खुश है, वो हर एक डायरेक्शन में ले जाओ, जैसे है वो वैसे के वैसे क्या है, खुश है। दैट इज वाई ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार समराइज किया जाए कि भाई एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, पहला पॉइंट कि भाई ये क्या होता है आपका, तो ये फेक सॉलिड होता है, ये आपका सूडो सॉलिड होता है ना। ये इसका शेप कोई नहीं होता, यानी इसका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो होता है ये आपका आइसोट्रॉपिक होता है, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे मान लो प्लास्टिक का एग्जांपल समझो, प्लास्टिक है आपका, ठीक है, तो प्लास्टिक जो है आपका, है ना, जो प्लास्टिक है आपका वो किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो अब बोल सकते हैं कि भाई इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर ये पिघलना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर होता है वो काफी शॉर्ट होता है, यानी याद रखिएगा इनके जो ऑर्डर्स होते हैं काफी शॉर्ट होते हैं। कि ऑर्डर का मतलब आपको आइडिया लग गया होगा, यानी अरेंजमेंट जो है उसका कितना बड़ा अरेंजमेंट है, कितना छोटा अरेंजमेंट है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को कितने दूर तक अरेंज कर पा रहे हैं, कितने दूर तक अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है ऑर्डर। तो एमॉर्फस सॉलिड का जो ऑर्डर होता है वो काफी शॉर्ट होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंपल से इसका आंसर है कि भाई इसका जो अरेंजमेंट होता है एटम या पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है ना। और एक पॉइंट और ये जो होता है जैसे हमने आपको बताया था इसमें किसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो क्लीवेज होता है, जब उसको आप काटोगे तो आपको एक फ्रेश क्लीवेज आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस हो गया हमारा किसके किसके बीच में, ये डिफरेंस हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉलिड का आइडिया लग गया होगा कि भाई सॉलिड क्या होता है ना। और आपको एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का भी आइडिया लग गया होगा। ऑल ओके ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमने समझ लिया है कि नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि भाई क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं, या आप उसको ऐसे बोलो कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए क्यों ऐसा यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो सिंपल से इसके पीछे रीजन है कि हमने आपको बताया, देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पे देखो आप, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्रिस्टल लैटिस के रूप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं यहाँ पे देखो आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। किस रूप पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म पे क्रिस्टल लैटिस के रूप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई व्हाट हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ना लिख के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या आप इसको ऐसे बोलो कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि भाई आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आप ऐसे बोलो कि भाई चार तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, कौन कौन सा, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक, ठीक है। स्टार्ट हम लोग करेंगे आयनिक से, फिर हम लोग कोवेलेंट पर जाएंगे, फिर मॉलिक्यूलर, फिर मेटेलिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार हम जल्दी से आपको समराइज कर देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एनिसोट्रॉपिक होता है, क्लीन क्लीवेज मिलता है ना, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो उसका जो ऑर्डर होता है काफी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इरेगुलर शेप होता है, आइसोट्रॉपिक होते हैं, है ना। सूडो सॉलिड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। डिफिनिट आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और हमने ये डिस्कस किया कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये चार तरह के होते हैं, कौन कौन सा, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। याद रखिएगा फिर से कौन कौन सा, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। अब देखो अब बात आती है कि भाई चार अलग अलग कैसे आ गए, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने आपको क्या बताया था, समझिए ध्यान से। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने आपको बताया कि भाई इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो एक 3D स्ट्रक्चर बना पाए, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स तो भाई अलग अलग हो सकता है ना। पार्टिकल्स आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल्स आपका आयन हो सकता है कि नहीं। पार्टिकल्स आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल्स क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड है वो केवल आयन से ही बना है, ठीक है, कोई भी सॉलिड है वो केवल किससे बना हुआ है, आयन से ही बना हुआ है, तो उसको क्या बोल देंगे, आयनिक, ठीक है। मान लो कोई भी है जो केवल मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है, केवल मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है, तो या आप ऐसे बोलो कि अगर अगर ऐसा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अगर आयन है तो बोलेंगे आयनिक सॉलिड, ठीक है, या क्रिस्टल बोलो आप उसको। अगर मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, तो बोलेंगे कि भाई वो क्या है, आपका मॉलिक्यूलर है, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूट्रल एटम है तो बोलेंगे कोवेलेंट है। अगर केवल पॉजिटिव आयन है, केवल पॉजिटिव आयन है तो बोलेंगे मेटलिक है,
ठीक है, देखिए आयंस आयनिक में दोनों होगा, प्लस माइनस आयन दोनों होगा, लेकिन इसमें केवल क्या होगा, प्लस आयन होगा, केवल प्लस पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पर, देखिए आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने समझ लिया, एमॉर्फस सॉलिड हमने समझ लिया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे कि भाई नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चीज, पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर अलग अलग है, जो जिसी से बना है, जब वही डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस है कि भाई आपको बांटना पड़ेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 तरह के होते हैं, और क्यों क्लासिफाई किया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट क्या चीज, पार्टिकल्स। और हमने आपको बता रखा है कि जो पार्टिकल्स आपके 3 हो सकते हैं, कौन कौन सा, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, है ना, या तो आयन। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यहां तक भी आइडिया लग गया होगा। अब आते हैं किस पर, आयनिक पे। ठीक है, सबसे पहले आयनिक डिस्कस कर लिया जाए। चलिए सबसे पहला पॉइंट, आयनिक क्या होता है ना। देखिए सबसे आसान तरीके से आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि भाई पार्टिकल्स, है ना, और पार्टिकल्स में भी व्हाट, पार्टिकल्स में भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो आयनिक में क्या है, आपका केवल आयन से बना हुआ है, देखो नाम से क्लियर है, आयनिक केवल किससे बना हुआ है, आयन से बना हुआ है। और आयन्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक प्लस और दूसरा माइनस, सिंपल सा तरीका है। तो अगर अगर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होगा, सिंपल तरीका समझो आप, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका पॉजिटिव, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लैटिस पॉइंट, तो हम लोग ने अभी तक आपको लैटिस पॉइंट समझाया नहीं है, दैट इज वाई हम लोग इसको भी, इस पॉइंट को, इस वर्ड को हम लोग यहाँ पे अभी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे, लैटिस पॉइंट पर भी आएंगे। तो आयनिक क्रिस्टल समझ आ गया, या आयनिक सॉलिड। तो अगर वैसा सॉलिड, ठीक है, वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, तो समझ लो कि उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तो उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। याद हो गया, चलिए अभी समझना ध्यान से। जब आयनिक सॉलिड है, ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस आयन से बना हुआ है, तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई प्लस माइनस के बीच में कौन सा, प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, या इसको ऐसे बोलो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगता है, फोर्स लगता है। हमारी बात समझ में, कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, टोटल 4 तरह के फोर्स जो होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी आपका, इसकी जो इंटेंसिटी होती है काफी हाई होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई इसका जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी अधिक होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, अगर आयंस होंगे तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, काफी हाई होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, काफी हाई होगा। ठीक है, हाई होगा काफी। अच्छा, अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई है, ठीक है, दैट इज वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। ठीक है, आपका हार्ड भी होगा, है ना, हार्ड भी होगा। ब्रिटल सॉलिड होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो एक कारण है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए हमने आपको शुरू से बता रखा है कि भाई एक ही कारण है, एक ही कारण है, दैट इज आपका फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर उसको आपने पकड़ लिया, लेकिन उसको भी पकड़ने से पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि भाई किसी से बना हुआ है वो। अगर जिसी से बना हुआ, अगर उसको आप समझ लेते हो तो समझ लो कि आपने उसको पूरा, आपने उसके बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया। तो बस आपको ये समझ लेगा कि भाई वो बना किसी से है। तो यहाँ पे आयन से बना हुआ है, तो आयन से तो भैया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी, और ये काफी हाई होता है। ठीक है, क्या होता है, काफी हाई का मतलब क्या हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दैट इज वाई आपका ये हार्ड होता है, ब्रिटल सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, क्योंकि सॉलिड है ना, ये क्योंकि सॉलिड है, तो सॉलिड है, ठीक है, इसमें आयंस भी है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आयंस फ्री तो नहीं ना है कि नहीं। अब जब फ्री नहीं है, जब इसके आयंस मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया भैया, आपका ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्योंकि भाई ठीक है, इसमें आयंस है, आप सही है, लेकिन आयंस तो मूव तो नहीं कर रहे हैं भाई। जब आयंस मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, आयंस का फ्लो जब हो ही नहीं रहा है,
तो कैसे उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कैसे करंट आएगा? तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इन सॉलिड स्टेट, लेकिन बट गुड इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि मोल्टन स्टेट में फ्री हो गया आयंस, जब आयंस फ्री हो गया तो आराम से भाई वो घूमेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? आयंस होता है, हार्ड होता है, ब्रिटिल होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, पुअर कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में लेकिन। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या भाई, कि द पैकिंग ऑफ स्फीयर, पैकिंग ऑफ स्फीयर जो है ये किस पे डिपेंड करता है? तो आपको बताना है कि भाई चार्ज पे। ठीक है, कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ साइज ऑफ अनायन और कटायन पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बेसिक बातें। अब यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। जैसे क्या क्या? जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि भाई ये किस में घुलेगा। तो याद रखिएगा, ये जो होता है आपका सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो होता है पोलर सॉल्वेंट में। देखिए क्यों पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझो आप ऐसे, पोलर मतलब जहां पे प्लस माइनस दोनों, एक ऐसा सॉल्वेंट जिस, ठीक है, या एक ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो मॉलिक्यूल्स उसमें प्लस माइनस दोनों होगा, और यहाँ भी आपका आयनिक क्रिस्टल है, इसमें भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, जैसे NaCl समझो आप, आसान तरीका समझो आप पहले कि कैसे आप पता करोगे कि भाई कोई भी सॉलिड आपका आयनिक है कि नहीं। आसान तरीका, अगर मेटल नॉन मेटल होगा तो सिंपल सी बात है, अगर मेटल नॉन मेटल होगा तो समझ लो कि आयनिक है, अगर प्लस माइनस हो गया तो आयनिक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो MgCl2, समझ लो कि भैया ये क्या है? आयनिक है, यानी प्लस माइनस है तो आयनिक है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रिक है, प्लस माइनस दिख गया आयनिक है। अच्छा, तो प्लस माइनस है यानी आयनिक है, और आयनिक किसमें घुलता है? तो पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। याद रखिएगा किसमें घुलता है? पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, क्योंकि पोलर है भाई, यहाँ भी पोल है, यहाँ भी प्लस माइनस है। तो जब घुलाओगे तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, घुल गया, है कि नहीं? लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर में। याद रखिएगा इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे? इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है कि भाई इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये घुलता नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया नॉन पोलर क्या होता है? तो नॉन पोलर सिंपल समझ लो आप, केवल एक ही तरह का होगा, उसमें या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, तो उसमें तो घुलेगा नहीं ना। ठीक है, और ये काफी हार्ड होता है, काफी ब्रिटिल होता है। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि भाई क्या होता है आयनिक सॉलिड। चलिए, उम्मीद है आपको आयनिक सॉलिड का आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है। एक बार समराइज कर लिया जाए, आयन से बना होता है, हार्ड होता है, ब्रिटिल होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपका ये पोलर में घुल जाता है, यानी पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा फोर्स लगा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है भैया? तो पहले क्या था डिस्कस हमने करना था? आयनिक, हमने कर लिया कि भाई आयनिक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आयंस है तो आयनिक हो गया। अब नेक्स्ट आती है बारी किसकी भैया? कोवैलेंट की। चलिए कोवैलेंट थोड़ा देख लिया जाए कि भाई कोवैलेंट क्या होता है ना। चलिए नेक्स्ट हमारी टारगेट है कोवैलेंट क्रिस्टल, या आप ऐसे बोलो कि भाई कोवैलेंट सॉलिड। चलिए पहला पॉइंट कि जैसे हमने आपको बताया कि भाई कोवैलेंट जो होता है, एक लाइन में ट्रिक है आपको याद रखेगा, ये न्यूट्रल एटम से बना होता है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोवैलेंट। ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऐसा नहीं, आप इसको ऐसा समझो कि ऐसा कोई भी सॉलिड, ऐसा कोई भी सॉलिड जिसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि भाई जिस चीज से वो बना हुआ है ना, जिस चीज से वो बना हुआ है। देखिए हमारा टारगेट बस यही है कि भाई ये अगर आप पकड़ लेते हो ना कि किस चीज से बना हुआ है, तो समझ लो कि आपने उसके बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर न्यूट्रल एटम है तो क्या बोलेंगे? कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि अगर ऐसा कोई भी सॉलिड, ठीक है, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऐसा कोई भी सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसमें अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, या ऐसे बोलो आप उसको कि ऐसा कोई भी सॉलिड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो भैया वो कोवैलेंट हो गए। ठीक है, अच्छा अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो पिछले वाले में हमने क्या डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसको ऐसे बोलो कि अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आयनिक, आयंस है तो आयनिक, है ना। यहाँ पे देखो कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो समझ लो कि कोवैलेंट है। सिंपल सा ट्रिक है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा तो कोवैलेंट है ना। अच्छा, और थोड़ा ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड्स होते हैं। कौन हार्ड सॉलिड्स होते हैं? कोवैलेंट वाले। ठीक है, उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? काफी हाई होता है ना। और ये हार्ड होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो वेरी हार्ड होते हैं।
ठीक है, वेरी हार्ड सॉलिड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है ये भी समझ लो आप, क्योंकि भैया यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, आयंस तो है नहीं ना, है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी काफी हाई होता है, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल यहाँ पे है डायमंड और ग्रेफाइट। देखो डायमंड तो भाई ये इंसुलेटर है, डायमंड से बिजली का प्रवाह नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट कंडक्टर है, ठीक है। अब क्यों कंडक्टर है, तो भाई वही एक ही रीजन, अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, अब किस तरीके से अरेंज करोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डायमंड हम लोग स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, डायमंड का भी हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, हम लोग ग्रेफाइट के भी डायमंड ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि भाई कोवेलेंट क्या होता है, तो एक लाइन में कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूट्रल एटम है तो बोलेंगे कोवेलेंट है। अगर जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तब भी वो क्या है, कोवेलेंट है। काफी हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, और आपका ब्रिटल भी होता है। यहाँ पे हार्ड के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ब्रिटल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, BRITTLE, ब्रिटल भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है ना। और ये जो है आपका इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रवाह नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं मॉलिक्यूलर पे। आसान सा तरीका समझो आप, मॉलिक्यूल से बना, नाम से पकड़ो आप कि अगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो मॉलिक्यूलर, है कि नहीं। चलिए मॉलिक्यूलर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि भाई इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, एक पॉइंट खत्म, है कि नहीं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो याद रखिएगा वंडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। फिर से इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो वंडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। वंडर वाल फोर्स से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। और ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, और ये जो होते हैं आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर से कौन कौन सा होता है, तो आपका एक बार फिर से कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, आपका जो सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये बने होते हैं, और इनका जो ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये पूरे कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको जो है इन 4 पॉइंट से एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो है हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसको 4 पॉइंट से हम लोग एक्सप्लेन अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, किसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड को या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखो कैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये तो आइडिया लग गया कि भाई ये मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। ये 3 तरह के होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये जो होते हैं आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक होता है पोलर, ठीक है, पहला हो गया पोलर। दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो याद रखिएगा कि भाई जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, पोलर, नॉन पोलर और क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पोलर, नॉन पोलर और फिर क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इन तीनों को समझ लेते हैं तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट ना, ये 4-5 पॉइंट जो है ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड को, ठीक है। दैट इज वाई हमको जो है ना इन तीनों को समझना पड़ेगा, पोलर को, नॉन पोलर को और किसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड को हमको समझना होगा, ठीक है। चलिए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं, एक एक पॉइंट को समझाते हैं तोड़ के। चलिए शुरू किया जाए। चलिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर में, ठीक है, ये तो हमको आइडिया लग गया कि भाई मॉलिक्यूल से बना होता है, ये भी हमको आइडिया लग गया किससे बना होता है, तो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे आपको हम जो है थोड़ा इरेज करके अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका भैया पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आसान तरीका समझिएगा, अगर डिफरेंट हो गए, अगर जहां पे पोल आ गया या ऐसा समझो आप जहां पे प्लस माइनस आ गया तो हो गया पोलर, ठीक है। और जहां पे एक ही है जैसे मान लो O2 है, अब दो भाई दोनों माइनस माइनस है ना, N2 हो गया, जहां पे प्लस माइनस नहीं है, सिंपल सी बात है, जहां पे सेम है ऐसे ऐसे समझो आप, डिफरेंट अगर है तो पोलर, ठीक है। देखो H डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है, फिर से डिफरेंट है, H भी डिफरेंट है, Cl भी डिफरेंट है तो पोलर, या ऐसे समझो जहां प्लस माइनस है वहां पोलर, और जहां पे केवल माइनस माइनस है, ठीक है, जैसे N2 हो गया, अब यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं ना, O2 हो गया, Cl2 हो गया, अब यहाँ पे कहाँ प्लस माइनस है,
नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है, तो आसान तरीका, जहां पे मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल तो क्या बोलेंगे, पोलर। आसान तरीका समझो आप। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर सॉलिड। एकदम आसान तरीका है। ठीक है, चलिए, तो मेन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पकड़ लिया, समझ लो काम हो गया आपका। चलिए शुरुआत करेंगे लेकिन हम लोग नॉन पोलर से। नॉन पोलर यानी केवल माइनस माइनस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर सॉलिड की। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड यानी पहला पॉइंट कि भाई किससे बना हुआ है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, नॉन पोलर ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कौन कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो O2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा, जिसमें कोई पोल नहीं होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जैसे I2 हो गया आपका, है ना, ये F2 हो गया। तो ये सब क्या हो गया, आपके नॉन पोलर हो गए। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो मेन क्या है आपका, मेजर यही है कि भाई आपको वो समझ लेना है। क्या समझ लेना है, कि भाई किसी से बना हुआ है वो। अगर वो आपने समझ लिया, समझ लो काम आपका हो गया। चलिए, एक पॉइंट तो डिस्कस हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या है भैया, तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। अब बात आती है कि भैया ये क्यों सॉफ्ट होते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि एक कारण है फोर्स कमजोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफी वीक होता है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वीक, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब यही वीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखो ये नॉन कंडक्टर होगा। अब बात आती है कि भाई नॉन कंडक्टर क्यों होगा, तो देखो नॉन कंडक्टर इसीलिए होगा क्योंकि भाई सब तो माइनस माइनस है, तो है कि नहीं, तो ये नॉन कंडक्टर होगा। उसके बाद और ये आपका सॉफ्ट होगा, है ना। अब सॉफ्ट होगा तो ऑब्वियस है कि भाई इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होगा, यानी आप लिख दो आपकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि जो इसका जो फोर्स है वही वीक है ना। नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये सब क्या हो गए, इसके प्रॉपर्टीज हो गए। और ये जो यूजुअली होता है क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है ना, दैट इज वाई जो है ये गैसियस, है ना। ये जो होता है गैसियस और आपका लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है। ठीक है, गैसियस और ये लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर। याद रखिएगा, गैसियस और लिक्विड, ठीक है, गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लग गया होगा कि भाई नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए पोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस कर लिया जाए, पोलर। ये तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई नॉन पोलर क्या होता है ना। अब नॉन पोलर तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब क्या डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा पोलर। चलिए, पोलर क्या होता है, तो देखो नाम से क्लियर है कि भाई ये पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा। पहला पॉइंट एकदम क्लियर है, पोलर मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये बना होगा। अब पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, हमने आपको बता रखा है कि भाई जहां पे क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे HCl होगा तो H पे क्या होगा, सिंगल प्लस होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जहां पे पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जैसे SO2 हो गया, तो जहां पे पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं आपके डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि भाई डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है ना, इसी का टाइप है, ये वैंडरवाल फोर्स का ही टाइप है। डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है ये वंडरवाल फोर्स का ही टाइप है। ठीक है, ये वंडरवाल फोर्स का ही टाइप है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई किससे बना होता है, पोलर मॉलिक्यूल से। इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो आपको बताना है कि भाई वंडरवाल फोर्स होता है। ये भी सॉफ्ट होता है ना, ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी आपका नॉन कंडक्टर होता है, बिजली इससे पास नहीं करता है। ठीक है, और क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, काफी लो होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ऐसे लो होगा, लेकिन हायर होगा किसके तुलना में, हायर होगा नॉन पोलर के तुलना में। याद रखिएगा, ऐसे यूजुअली लो होगा लेकिन हायर होगा किसके तुलना में, यहाँ पे लिखते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर, यहाँ पे लिखते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज, हायर किसके तुलना में, हायर देन नॉन पोलर। ठीक है, हायर देन नॉन पोलर। तो याद रखिएगा नॉन पोलर के तुलना में, ठीक है, नॉन पोलर के तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है पोलर और क्या होता है नॉन पोलर। चलिए, अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, तो भैया एक बचा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो उसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। तो देखिए नाम से क्लियर है कि भाई वहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सिंपल सी बात है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तो ठीक है कि एक तरीका हो गया कि भाई जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, जहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि वैसा आपका सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो हाइड्रोजन है, जिसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान से, एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम, हमें बोलना पड़ेगा, स्मॉल साइज एटम से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे HF, देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन होता है उसके बाद, तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया, मान लो कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो इस तरह का अगर मिल जाता आपको बॉन्डिंग, ठीक है। या सिंपल समझो, अगर हाइड्रोजन अगर जो है अगर कोई भी आपका किससे मतलब हाइड्रोजन जो है अगर कोई भी आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम से अगर जुड़ जाता है, तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्या, भाई वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो है जो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा। लेकिन ये काफी स्ट्रांग होता है, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, ये क्या होता है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या होता है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और क्योंकि ये स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग है, तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा, ठीक है। मेल्टिंग यहाँ पे लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका क्या होगा, वो हाइयर होगा, किसके तुलना में, हाइयर देन दोनों पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, इन दोनों के तुलना में, पोलर और नॉन पोलर दोनों के तुलना में इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और, ये होते हैं आपके नॉन कंडक्टर, यानी इससे बिजली का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, इससे बिजली का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और ये हमने आपको बता दिया कि भाई ये जो होता है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए ये क्या होते हैं, उनके तुलना में इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, पोलर और नॉन पोलर की तुलना में इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो होते हैं ना वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब आपको पता होगा कि आसानी से उड़ जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि या वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म पे ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के रूप में, फॉर्म में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होता है, ठीक है। और आपको पोलर भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है, नॉन पोलर का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने आपको लिख के दिखाया था कि भाई ये जो था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हमने ओवरऑल एवरेज लिया था, ठीक है। मतलब तीनों को मिला के आप बोल सकते हो कि हमने ओवरऑल आपको बताया था कि भाई इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई होंगे, वंडरवाल फोर्स होंगे, और जो जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आप उसको ऐसे बोल सकते हो, तो सब इसी के पार्ट है। तो हम लोग उसको ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर आपको ओवरऑल बताना है मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में तो आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिटेल में बताना है तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है और ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। और ये भी हमने आपको बता दिया कि अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा तो नॉन पोलर। अगर हाइड्रोजन आपका, ठीक है, किसी खास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा। कौन कौन सा हमने जो है अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक मॉलिक्यूलर डिस्कस कर लिया, हमने कोवेलेंट डिस्कस कर लिया, हमने आयनिक भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या डिस्कस करना होगा, अब हमको डिस्कस करना होगा मेटेलिक। तीन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने जो है तीन डिस्कस कर लिया, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, है ना। अब हमको क्या डिस्कस करना है, मेटेलिक डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो मेटेलिक कैसे डिस्कस होगा, चलिए पहले मेटेलिक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। और मेटेलिक के बाद हम लोग सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटेलिक के बाद हम लोग जो है सिमेट्री के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मेटेलिक, देखो नाम से क्लियर है मेटेलिक, है ना। मेटेलिक यानी एकदम नाम से क्लियर है कि भाई वो जो है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई अब हमको किसके बारे में जानना है, समझना है, तो मेटेलिक सॉलिड के बारे में। पॉइंट नंबर 1, तो भाई मेटेलिक सॉलिड एकदम नाम से क्लियर है। ठीक है कि भाई ये जो है आपके मेटल्स होंगे, पहला पॉइंट कि भाई ये किस क्या चीज होंगे, मेटल्स होंगे। अच्छा, दूसरी बात हमको पता है कि भाई मेटल्स क्या होते हैं, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे कौन से आयन्स होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स होंगे। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, कि ऐसा सॉलिड है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऐसा सॉलिड है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, आपका पॉजिटिव आयन है। ठीक है ना, जिसमें जो आपका जिसमें क्या चीज, आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, आपका पॉजिटिव आयन है। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे बता सकते हो कि भाई एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है, जो क्या है, आपका मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है, अब बताते हैं कि भाई मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो मेटल आयंस को, ठीक है, जो किसको, मेटल आयंस को जोड़ के रखता है, फोर्स दैट बिंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो फोर्स दैट बिंड्स कौन सा आयन, मेटल्स आयन, और मेटल आयन यानी कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ऐसा फोर्स, ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो पॉजिटिव आयंस को, ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस को बिंड करके रखता है, जो पॉजिटिव आयंस को जोड़ करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक फोर्स। ठीक है, किसी से बना होता है, तो आपका पॉजिटिव आयन से बना होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और होते क्या है, ये मेटल्स होते हैं यूजुअली, है ना, ये क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। ऑल ओके ना। अच्छा, क्योंकि ये मेटल्स है तो भाई जितनी मेटल्स की प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे लिख दो आप, क्या क्या। जैसे आपको पता होगा कि भाई ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, मतलब ये कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। अब कुछ नहीं करना आपको, जितनी प्रॉपर्टीज है ना मेटल्स की सब लिख दो यहाँ पे, वही सब हो जाएगा। कंडक्टर होता है ना, इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी काफी हाई होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है। ठीक है, लसरस होता है, जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी ना अभी तक सब लिख दो यहाँ पे। किसका प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी। लसरस होता है, सोनरस होता है ना, लसरस होता है, सोनरस होता है। आपने पढ़ा होगा डक्टाइल होता है ना, आपने पढ़ा होगा भाई मेलिबल होता है। अब मेलिबल का मतलब आपको पता होगा कि भाई उसको हम लोग पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलिबल होता है, डक्टाइल होता है, लसरस होता है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज है ना, आप सबकी सारी की प्रॉपर्टी आप एक जगह लिख दो तो समझ लो काम हो गया आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग भाई ये हार्ड होता है ना, ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया आपका। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई, कंडक्टर होता है ना, मेटलिक बॉन्ड होता है, तो ये सब हो गया। तो अभी तक हमने क्या करा, समराइज, सॉरी, अभी तक हमने क्या करा, तो हमने सॉलिड को डिस्कस कर लिया कि भाई सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ भी आई होंगी। ठीक है, सॉलिड को हमने समझा, हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझा। ठीक है, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को समझा। फिर हमने आपको बताया कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक एक सॉलिड को, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, पोलर, नॉन पोलर, है ना, मेटलिक सॉलिड हमने समझा। अब हमको डिस्कस करना होगा, क्या डिस्कस करना होगा, तो हमको सिमेट्रिक डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो चलिए सिमेट्री हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो है स्टडी करेंगे मेनली किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, हम लोग जो है मेनली किसको स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग मेनली स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना होगा, अब यहाँ पे हमको समझना होगा सिमेट्री को। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना होगा सिमेट्री। अब बात आती है कि भाई सिमेट्री क्या होता है ना। तो नीचे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई सिमेट्री क्या होता है। तो सिंपल तरीके से अगर आप बोलो, ठीक है, कि भाई अगर मतलब ऐसा उसको आप काटो, मान लो कोई भी सॉलिड है आपके पास, इसको आप ऐसा समझो कि मान लो कि आपके पास क्या है, कोई भी सॉलिड है। ठीक है, आपके पास कोई भी क्या चीज सॉलिड है, और उसको आपको क्या करना है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कोई भी आपके पास सॉलिड है और उसको आपको क्या करना है, उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, उसको आपने डिवाइड करना है। अब उसको आप इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो उसको आप क्या करोगे, मतलब एकदम आपको इक्वल इक्वल पार्ट चाहिए, है ना, आपको जो है एकदम इक्वल इक्वल पार्ट चाहिए। तो उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। तो आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, कितने तरीके से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो लॉ है ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ व्हाट, सिमेट्री। ठीक है, और हम लोग 3 तरीके से किसी भी, देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। याद रखिएगा, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
और हम लोग करने क्या जा रहे हैं अभी कि भाई हम लोग उसको उसका सिमेट्री हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब उसको हम लोग बांटने जा रहे हैं कि भाई कोई भी सॉलिड है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हम लोग कितने तरीके से काटे, है ना, उसको कितने तरीके से काटे कि भाई हमको इक्वल इक्वल पार्ट मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, लॉ ऑफ सिमेट्री। और हम लोग तीन तरीके से कट कर सकते हैं, तीन तरीके से हम लोग सिमेट्री पा सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है भैया, प्लेन ऑफ क्या चीज, सिमेट्री। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी यानी क्या हुआ कि आप प्लेन से कट कर सकते हो, एकदम प्लेन के थ्रू। दूसरा सेंटर से आप कट कर सकते हो। तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा क्या होता है भैया, याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी आपको याद रख लेना है क्या चीज कि भाई लॉ ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो तीन होता है। फिर से लॉ ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो तीन होता है। कौन कौन सा, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन सिमेट्री। दूसरा मतलब प्लेन सिमेट्री यानी प्लेन से कट करो, उसको इस प्रकार से कट करो कि भाई एकदम आपको इक्वल इक्वल पार्ट मिल जाए। फिर क्या होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा होता है आपका एक्सिस, क्या होता है, एक्सिस ऑफ क्या चीज, सिमेट्री, है ना। तीसरा क्या होता है आपका एक्सिस ऑफ क्या चीज, सिमेट्री। यानी हमको क्या करना है, उसको बांटना है। ठीक है, क्या करना, हमको उसको बांटना है और इस प्रकार से बांटना है कि हमको इक्वल पार्ट्स क्या हो जाए, मिल जाए। आ रही बात समझ में, चलिए तो ये तो हो गया क्लियर। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई प्लेन सिमेट्री। ठीक है, और एक बात और आपको यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, टोटल जो है 23, टोटल जो है 23 सिमेट्री पॉसिबल है। याद रखिएगा कितने सिमेट्री पॉसिबल है, तो टोटल आपके 23 सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर से सिमेट्री क्या होता है, तो आपको क्या करना है, उसको कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको आपको इस तरीके से बांटना है ना, उसको आपको इस तरीके से क्या करना है, बांटना है कि भाई वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री। तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, प्लेन से आप बांटो, सेंटर से आप बांटो, या उसको आप एक्सिस से बांटो। और टोटल कितने होते हैं सिमेट्री, तो याद रखिएगा टोटल आपके 23, फिर से कितने, 23 आपके टोटल सिमेट्री होते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि जो टोटल सिमेट्री होते हैं, ठीक है, टोटल सिमेट्री जो होता है वो आपका टोटल सिमेट्री 23 होता है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कि हमारे पास क्या है कि एक मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड है जो क्यूबॉइड के फॉर्म पे है। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है कि जो कि किस फॉर्म पे है, क्यूबॉइड के फॉर्म पे है। अब इसको हमको क्या करना है, बांटना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बीच से एकदम, इसको हम लोग बीच से इस प्रकार से बांट सकते हैं कि भाई ये ऊपर वाला पोर्शन हमको एकदम इक्वल मिल जाए, नीचे वाला पोर्शन हमको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। तो ये एक हो गया हमारा। ठीक है, उसको हम लोग मान लो कोई सॉलिड, उसको हम लोग बीच से ऐसे कट कर सकते हैं, एकदम ऐसे कट कर सकते हैं, तो हमको भाई एक तरफ आधा पार्ट मिल जाएगा, एक तरफ आधा पार्ट मिल जाएगा। देखिए फिर से हो सकता है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब 3D है ना, और हम लोग काम कर रहे हैं 2D पे, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी फील करवाओ कि मान लो कि ये आपके पास क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना। मान लो कि ये आपके पास क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। और क्यूबॉइड को आपने क्या करना है, इस प्रकार से बांटना है कि भाई वो एकदम बीचों बीच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मान लो अगर आप यहाँ पे ये जो प्लेन हो गया, ये जो आपका अंदर का जो प्लेन है, ये क्या कर रहा है, आपको इस प्लेन जो है पूरे सॉलिड को इस प्रकार से कट कर रहा है कि भाई ऊपर का अलग, नीचे का अलग, लेकिन ऊपर का अलग, नीचे का अलग। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बीच से एकदम खड़ा करके, ये जो प्लेन था उसको हमने खड़ा कर दिया। खड़ा करके अब उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आधा उस साइड का, ये आधा अलग, ये मतलब ये मान लो कि आधा अलग चला गया और ये आधा अलग चला गया। फिर हम लोग उसको इस प्रकार से कट कर रहे हैं, तो ये आधा अलग और ये आधा क्या चीज अलग। तो इस प्रकार से जो है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 3 होता है। फिर से रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 3 होता है। डायगोनली कितना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो याद रखिएगा 6 होता है। फिर से डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 6 होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायगोनली कितने तरीके से आप काट कर सकते हो। ठीक है, डायगोनली जो है, आप मान लो आपके पास प्लेन है, अब उस प्लेन के थ्रू आप डायगोनली क्यूब को कितने पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपको बताना है 6। मान लो एक क्यूब हो गया, तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, एक प्लेन लगा, प्लेन से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये वाला पोर्शन पूरा अलग, ये आधा पोर्शन अलग हो गया, आधा पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि भाई कितने होते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 6। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 3, यानी 6 3 कितना, 9। ठीक है, फिर फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, उसको आपने 4 बार फोल्ड करके एक्सिस से आपने उसको काटने की कोशिश की, तब कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 बार फोल्ड करके यानी 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई कितने कितने
सिमेट्री होते हैं, ठीक है। और आपको अगर 2 फोल्ड करके आप काटना चाहोगे तो टोटल आपको 6 बार काट पाओगे। अगर आप सेंटर से कट कर पाओगे तो आपको भाई एक ही मिलेगा ना, सेंटर से आप काटोगे आपको तो एक ही पार्ट मिलेगा। मान लो कि आपके पास एक क्यूब है, मान लो कि आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्यूब हमने यहाँ पे मान लो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और हमको क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन सेंटर से। तो अगर मान लो कि सेंटर से कट करेंगे तो हमको एक ही पार्ट में मिलेगा, एक हमको ये पार्ट मिल जाएगा और एक हमको ये पार्ट मिलेगा। तो यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 1, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1। और 2 फोल्ड सिमेट्री कितना, 6 और एक कितना हो गया, 7 हो गया। 3 फोल्ड सिमेट्री 4, यानी 7 4 11, ठीक है। 7 4 कितना हो गया, 11 नहीं, हाँ 7 और 4 कितना हो गया, 11। और यहाँ पे हो गया 11 और 3 कितना, 14, ठीक है। ये 11 3 हो गया 14 और ये हो गया 14 6 20 और 20 और 3 कितना, 23। यानी आपको याद रख लेना है कि 23 सिमेट्री होते हैं, ठीक है। यानी 23 तरीके से हम लोग इक्वल पार्ट्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किसका, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, प्लेन के थ्रू, सेंटर के थ्रू और एक्सिस के थ्रू। एक्सिस से तो हमको 1 मिला ना, और प्लेन से कितना मिला था, आई थिंक प्लेन से हमको यहाँ पे देखो, अब फिर से प्लेन से यहाँ पे 3 और 3 और 6 कितना, 9 मिला था हमको प्लेन से, ठीक है। प्लेन से हमको इधर कितना मिल गया था, 9। तो आप ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई प्लेन सिमेट्री कितना होगा, 9, और आपका एक्सिस सिमेट्री कितना, 1 10 और बचा कितना, 13 बच गया ना, तो 13 इससे मिलेगा, ठीक है। तो सिमेट्री का लॉजिक सिंपल सा था कि भाई उसको कितने पार्ट में आप कितने तरीके से आप कितने पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। चलिए अब हमको क्या क्या स्टडी करना है, अब हमको स्टडी करना है कि भाई कितने तरह के क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ आया होगा। और ये देखिए, ये आपको जो है ना, ये आपको एज्यूम करके समझना होगा खुद से, ठीक है। ये जो है आपको खुद से समझना होगा कि भाई किस प्रकार से काटे हम उसको कि हमको इक्वल पार्ट्स में वो मिल जाए, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री। और 3 तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं, एक्सिस के थ्रू, प्लेन के थ्रू और सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने सॉलिड समझाया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, है ना। फिर अंतर समझाया, चारों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग जो है बाकी यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है।